Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 12th of September 2022। 12 सितंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं आप लोग बने रहें। द कंटेंट प्रोवाइडेड हेयर विल बी बेटर देन एनीवेयर एल्स। आप कहीं और जाके देखेंगे उससे बेटर कंटेंट आपको देने की गारंटी मैं आपको देता हूँ। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपन सारे प्रीलिम्स के जितनी भी चीज़ें हैं वो तैयार करेंगे। जैसे सबसे पहले हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ऑफ द डे देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपको मजबूत बनाएंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आप उनके क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। पहला सवाल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी ग्रुपिंग्स हैं या कौन कौन सी ट्रीटीज़ है जिनका मेंबर इंडिया है। पहला लिखा है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सेकंड लिखा हुआ है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, तीसरा लिखा हुआ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इंडिया इनमें से किसका मेंबर है। ऑप्शंस आपके सामने 1 2 या 3 ओनली, या 2 3 या 1 2 3। तो बड़ा ही आसान सवाल है, आप लोग आई होप अटेम्प्ट करेंगे। पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका हो जाएगा तीनों का मेंबर इंडिया है। AIIB का भी मेंबर है, MTCR का मेंबर रिसेंटली बना था जब ब्रह्मोस की हमको फिर रेंज बढ़ाने की परमिशन मिल गई थी, तो MTCR का मेंबर भी इंडिया है, और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी इंडिया है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ ही मेंबर बने थे, तो तीनों का ही मेंबर इंडिया है। दूसरा सवाल देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया आपको बताना है कि इनमें से कौन से पेयर्स हैं जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। पहला ऑप्शन है श्री अल्लूरी सीताराम राजू और रंपा रेबेलियन लिखा हुआ है। दूसरा लिखा सीधू एंड कान्हू मुर्मू लिखा है संथाल रेबेलियन। तीसरा लिखा है बिरसा मुंडा उलगुलन, एंड चौथा लिखा है रानी गैदिन लियू चकमा रेबेलियन। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल है, ऑब्वियस आंसर है वैसे इसका, लेकिन आई होप आप लोग अटेम्प्ट करके मुझे आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इनकरेक्ट मैच्ड है। क्यों? क्योंकि रानी गैदिन लियू जो है वो एसोसिएटेड है कौन से रेबेलियन से? हरेका मूवमेंट से। शी इज एसोसिएटेड विद द हरेका मूवमेंट, एंड नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा इनका बहुत बड़ा रोल रहा है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तीसरा सवाल है, कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द क्लासिकल संस्कृत एंड पाली टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया कैरी रेफरेंसेज ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन रीजन यूजिंग वेरियस नेम्स सच एज कथा कोश, स्वर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द फर्स्ट इंडियन किंगडम टू कम अप इन साउथ ईस्ट एशिया वॉज फ्यूनान। आपको बताना है क्या पहला इंडियन किंगडम जो साउथ ईस्ट एशिया में आया वो फ्यूनान नाम का था या नहीं था। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द थाई लैंग्वेज इज रिटन इन ए स्क्रिप्ट डिराइव्ड फ्रॉम नदर्न इंडियन संस्कृत अल्फाबेट। और डी कह रहा है बोरोबुदुर स्तूप इन जावा, अंकोर वट टेम्पल इन कंबोडिया, माइसॉन टेम्पल इन वियतनाम आर एग्जाम्पल्स ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थोड़ा सा कठिन सवाल है आप लोग के लिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है ढंग से, तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये इनकरेक्ट है, सी यानी कि ये क्योंकि ये नदर्न इंडियन संस्कृत स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, ये सदर्न इंडियन पल्लवा स्क्रिप्ट से एसोसिएटेड। याद रखिएगा, ये जो थाई लैंग्वेज है दैट इज राइट फ्रॉम सदर्न इंडियन पल्लवा अल्फाबेट। बाकी के जो स्टेटमेंट्स है वो सही, इसलिए आप उनको याद कर लीजिए कि फर्स्ट इंडियन किंगडम जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आया वो फ्यूनान था। बाकी डी स्टेटमेंट तो आसान था, एंड ए स्टेटमेंट एक बार और देख लीजिएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला, थोड़ा मज़ा आया होगा, कोई नॉलेज आपका इन्हांस ज़रूर हुआ होगा। ठीक है ना। साथ ही साथ जो लोग 2023 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, और अगर उनको स्टैटिक पार्ट में प्रॉब्लम है तो हमने स्टैटिक का पूरा कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मूव करते हैं आज के सीसैट क्वेश्चन की तरफ। तो सीसैट के 2 क्वेश्चन मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हैं आज, ताकि आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। इस तरह से वर्बल टेस्ट भी आते हैं कई बार। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से वर्ड्स फिट बैठेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। तो पाकिस्तान लॉस्ट अ डैश विकेट when they seemed to be doing so well and that led to their eventual defeat। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे करेक्टली आएगा। A is critical, B is crucial, C is sensitive या D is providential। तो आपको बताना है कौन सा वर्ड करेक्टली आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है नम्रता was found to dash the required qualification for the job। A contain, B disclose, C possess या D acquire। ठीक है ना। तो आपको बताना है कौन सा वर्ड करेक्टली यहाँ पे बैठेगा। ठीक है ना।
तो प्लीज़ मेक श्योर यू आंसर दीज 2 क्वेश्चन। अच्छे सवाल हैं, आसान सवाल हैं, आप लोग अपनी तरफ से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए इनको, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, थोड़ा मैप ऑफ द डे की तरफ आते हैं। अगर आपको मैप ऑफ द डे की एक्सरसाइज देखनी है तो लेट्स सी दैट। और पहली न्यूज़ जो है वो भी मैप ऑफ द डे से ही रिलेटेड है। यूक्रेन मेक्स रैपिड गेन्स इन रशियन हेल्ड टेरिटरी। एक्चुअली मैं आपको चाहता भी था कि यूक्रेन रशिया का मैप एक बार फिर दिखा दूँ, तो थोड़े बहुत एरियाज़ हैं, बेसिक एरियाज़ हैं, उनको अपन देख लेते हैं। तो जैसा कि ये मैप आप देख पा रहे होंगे, यू कैन सी दिस मैप, रशिया और यूक्रेन आपको दिख रहा होगा। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, आई विल टेल यू वेरी फाइनर पॉइंट्स इन दिस। जैसे कि यहाँ पे आपको रशिया दिख रहा है, ये आपको यूक्रेन दिख रहा है। पहले तो आप 3-4 तरीके के सवालों के लिए तैयार है, जैसे कि डॉनबास रीजन क्या है। जैसे ये आपको 2 रीजन दिख रहे हैं ना, ये लुहांस्क ऊपर है, फिर डोनेट्स्क थोड़ा नीचे है। तो ये लुहांस्क एंड डोनेट्स्क जब आप ऐड कर देंगे, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो ये बन जाता है क्या रीजन, डॉनबास रीजन। दिस रीजन इज नोन एज द डॉनबास। तो याद रखिएगा, पहला तो एक सवाल यहाँ से आ सकता है। दूसरा आपका सवाल आ सकता है, जैसे इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे आपका खेरसन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका खारकीव दिख रहा है, यहाँ पर आपका चेरनोबिल है, लिखा नहीं है लेकिन चेरनोबिल इधर ही है, ठीक है ना। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, कीव कहाँ पर आता है, कीव वाला पार्ट यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ लोकेशंस आप देख सकते हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। देन इसके अलावा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ सकता है यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज़। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज में सबसे पहले आप देख लीजिए, जैसे नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ वाले पार्ट में आपको बेलारूस दिख रहा होगा, यू कैन सी बेलारूस इन द नॉर्थ, है ना। एंड इसके अलावा आपको नॉर्थ में ही पोलैंड भी दिख रहा होगा, ये नॉर्थ जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है वहाँ पे पोलैंड दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा स्लोवाकिया इज़ अनदर कंट्री जो कि इसको टच करती है, स्लोवाकिया इज़ अनदर कंट्री जो कि टच करती है, तो स्लोवाकिया भी आप लिख लीजिए। इसके अलावा हंगरी आप ऐड कर लीजिए, इस मैप में भले नहीं दिख रहा हो लेकिन आप लिख लीजिए स्लोवाकिया, देन हंगरी लिख लीजिए। वेस्ट में जो वेस्टर्न पार्ट है इधर, हंगरी वहाँ पे टच करता है। एंड इसके अलावा रोमानिया और मोल्डोवा, तो रोमानिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मोल्डोवा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप लिख लीजिए, बेलारूस नॉर्थ में है, पोलैंड नॉर्थ में है, स्लोवाकिया और हंगरी आपका वेस्ट में है। यहाँ पे 2 कंट्रीज़ है, ये स्लोवाकिया हंगरी 2 कंट्रीज़ यहाँ पे वेस्ट में है। एंड इसके अलावा आपका, ठीक है ना, पहले ऊपर स्लोवाकिया है, नीचे हंगरी है, स्लोवाकिया ऊपर है, नीचे हंगरी आता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद रोमानिया है आपका, और यहाँ पे आपका मोल्डोवा है। तो ये आपका बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, ये स्लोवाकिया होगा, ये हंगरी हो गया, ये फिर आपको रोमानिया होगा, ये आपका मोल्डोवा हो गया। देन आपको रशिया तो आपको पता ही है ना, यू ऑल नो दैट रशिया विल बी द कंट्री जो कि बॉर्डर करती है इसको, है ना। तो दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड कीव इसकी जो है नेशनल कैपिटल है, ये आपको याद होना चाहिए। देन इसके अलावा वाटर बॉडीज़ में आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे ब्लैक सी दिख रहा है, ब्लैक सी में आपको क्रीमिया वाला पार्ट दिख रहा है। 2014 में इसके ऊपर अटैक किया था क्रीमिया पे रशिया ने। यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है सेवास्टोपोल, देयर इज़ अ पोर्ट नेम्ड सेवास्टोपोल। इसी पोर्ट के लिए ही रशिया ने इस पर अटैक किया था, क्योंकि रशिया के पास कोई भी वार्म वाटर पोर्ट नहीं है। वार्म वाटर पोर्ट मतलब ऐसा पोर्ट जहाँ पे पानी पिघला हुआ रहे, पिघले हुए फॉर्मेट में रहे। तो पूरी जो लड़ाई है वार्म वाटर पोर्ट के लिए ही रशिया की लड़ाई रहती है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो बतानी थी। आई होप आप इनको याद रखेंगे, आप इन चीज़ों को देखिएगा। यहाँ पे एक और सी है, सी ऑफ अजोव जिसको बोलते हैं, तो सी ऑफ अजोव भी इसमें टच करता है। तो ये आप ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव याद रखिएगा, साउथ वाले रीजन में है। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दिस फोटोग्राफ यू कैन सी स्नेक बोट्स और लिखा हुआ है। तो केरला क्या है, बोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अभी बीच में कोविड के कारण 2 साल में नहीं हो पाई थी, लेकिन दे आर नोन फॉर द बोटिंग एंड ऑल। यहाँ बहुत सारी लेक्स में, वेम्बनाड कोल लेक है, वहाँ पे भी होता है। यहाँ पे पंबा रिवर या पंपा रिवर के बारे में लिखा है, तो लेट मी टेल यू अबाउट द पंपा रिवर। देखो पंबा रिवर जो है, या फिर इसी को देखो, लेट मी राइट, पंपा बोलते हैं PAMPA, या इसी को पंबा भी बोलते हैं PAMBA। तो बोथ names are correct, Pamba या पंपा रिवर। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। केरला में लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर पेरियार एंड भारतपुया, है ना। तीसरे नंबर की रिवर है पेरियार रिवर, सबसे बड़ी है, फिर भारतपुया रिवर है, एंड देन तीसरे नंबर पर आती है आपके पंपा या पंबा रिवर। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द अर्स्टवाइल फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ट्रावनकोर। ट्रावनकोर की तो जो अर्स्टवाइल स्टेट था ट्रावनकोर का, उस समय की लॉन्गेस्ट रिवर है। सबरीमाला टेम्पल, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा भी जा सकता है। सबरीमाला टेम्पल आपसे अगर पूछे कि सबरीमाला टेम्पल कौन से रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, तो इट इज़ लोकेटेड इन द बैंक्स ऑफ रिवर पंबा। याद रखिएगा, पंबा या पंपा रिवर के ही बैंक में सबरीमाला टेम्पल
पर लोकेटेड है ना, ये आपको याद रखना है। एंड दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण भागीरथी, तो इसको दक्षिण भागीरथी भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आप पंपा रिवर के बारे में याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला ही न्यूज़ है, अरुणाचल विलेजर्स फाइट लूजिंग बैटल टू सेव द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि बीआरओ ने वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सैक्रेड फॉरेस्ट हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर दिए हैं एंड डिस्ट्रॉय करते भी जा रहे हैं फ्यूचर में। तो इस कारण से इसके ऊपर कई चीज़ें चल रही है। अब यहाँ पर मैं आपको बस ये रीज़न बताना चाहता हूँ कौन सा रीजन है, जाके आप याद रखें, न्यूकमाडोंग रीजन। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, सपोज करो यूपीएससी, न्यूकमाडोंग रीजन कहाँ का है एंड ऑल, तो अरुणाचल का है। न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में था क्योंकि बिकॉज ऑफ द बीआरओ कंस्ट्रक्टिंग अ रोड देयर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं ये। 1960 में बीआरओ का फॉर्मेशन हुआ था। 1960 में बीआरओ बनी थी और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1960 में। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड बीआरओ के अंदर एक फोर्स है जिसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, जिसको बोलते हैं ग्रेफ, है ना। दे आर ग्रेफ एंड इन्होंने अभी इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया है इन दैट रीजन ऑफ सेक्रेड फॉरेस्ट रीजन। And Nyukma-Dong is a very small 40 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ सेला पास। सेला पास भी वहीं पे आपको पता होना, सेला पास कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो एक दूसरा फैक्ट भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूपीएससी के लिए, सेला पास की लोकेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेला पास कहाँ पर है? आपका अरुणाचल प्रदेश में, उसी के पास ये न्यूकमा-डोंग रीजन है जहाँ पे बीआरओ एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। वहाँ पे इस कारण से वहाँ पे जो हेरिटेज ट्रीज़ हैं, हेरिटेज ट्रीज आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। अब इन ये जो साइट है न्यूकमा-डोंग की, कम्युनिटी इसको काफ़ी एक ट्रेडिशनल होली साइट मानती है। इसको लोकली फू कहा जाता है। इट्स अ ट्रेडिशनली होली साइट लोकली कॉल्ड फू। तो अगेन यू कैन राइट दिस फैक्ट दैट ट्रेडिशनल होली साइट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश रीजन लोकली कॉल्ड फू। एंड यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन कारण बीआरओ का काफ़ी अपोजिशन चल रहा है। याद रखिएगा ये रीजन रेड पांडा के लिए भी फेमस है। तो रेड पांडा आप याद रखिएगा, इट्स आर्बोरियल मैमल जो कि इंडिया, नेपाल, भूटान और म्यांमार, सदर्न चाइना में पाया जाता है। और ये बेस्ट थ्राइव करता है 2200 से 4800 मीटर के हाइट पे, एल्टीट्यूड में। इट इज़ फाउंड इन डेसिडुअस एंड कॉनिफर फॉरेस्ट, जहाँ पर काफ़ी अंडरस्टोरीज हों बैम्बू ट्री की, वहाँ पे मिलते हैं। इंडिया में ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में एंड ये मेघालय वाले रीजन में पाए जाते हैं। एंड इसको सिक्किम का स्टेट एनिमल भी माना गया है। रेड पांडा इज नोन एज द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम एज वेल। इंडेंजर्ड है, IUCN स्टेटस अगर आप देखें तो इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 का एनिमल है, ये भी आप याद रख सकते हैं। दैट इज दीज आर द फैक्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेड पांडा रिलेटेड, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 2-3 न्यूज़ आइटम्स अपने अपन ने कवर कर लिए फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। काफ़ी चीज़ें हमने प्रिपेयर की इस वाले पार्ट में से। तो आगे बढ़ सकते हैं अब हम, लेट्स मूव अहेड। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, है ना। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी नहीं छूटेगी, दैट इज़ माय पर्सनल गारंटी। यहाँ पर एक न्यूज़ है काबिनी रिवर के रिगार्डिंग आई थी, तो लेट मी टेल यू अबाउट काबिनी रिवर एज वेल। तो काबिनी रिवर इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर कावेरी। याद रखें, काबिनी रिवर या काबिनी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी। तो ये आप याद रख सकते हैं, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिनेट होती है कविलुम्पारा, जो कि कोझिकोड केरला में है, वहाँ से ये ओरिजिन होता है इसका। एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पनामारम रिवर एंड मनथवादी रिवर। तो पनामारम और मनथवादी रिवर, दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस से ये बनती है काबिनी रिवर। और ये आपका कविलुम्पारा कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट केरला में है, वहाँ से इसका ओरिजिन है। देन इट फ्लोज ईस्टवर्ड थ्रू वायनाड डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में एंटर करती है और मैसूर में ही, कर्नाटका में ही ये कावेरी रिवर से मिलती है। तो याद रखिएगा, इट मीट्स कावेरी इन मैसूर में जाकर के मीट करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी फैक्ट्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो पहले हम आते हैं एडिटोरियल पार्ट में। दिस वाज चिलीज डिजास्टर इन मेकिंग, है ना। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले चिली में क्या हुआ था। देखो, मैं आपको बस बहुत ही आसान तरीके में बताना चाहता हूँ। देखो क्या हुआ था, चिली में 1990 में एक रजीम शुरू हुई थी जिसको ऑगस्टो पिनोशो बोलते हैं। ऑगस्टो पिनोशो की रजीम शुरू हुई थी। क्या बोलते हैं? ऑगस्टो
पिनोशो, ये एक डिक्टेटोरियल एक तरीके से रजीम थी जो कि स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। अब ये क्या होता था, चिली में अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और चिली में जो भी पॉलिसीज़ थी देवर डिस्ट्रॉइंग द लोकल इकोनॉमी एंड डिस्ट्रॉइंग देयर सिटीजन्स। किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे थे, लेट मी टेल यू वन बाय वन। देखो, देवर फ्रस्ट्रेटेड बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 2019 में मैं आपको बता दूं, 2019 में चिली में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। 2019 में जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो एक्चुअली वो स्टार्ट हुए थे स्टूडेंट विंग द्वारा, क्योंकि स्टूडेंट विंग को लग रहा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज लॉट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से ही ये स्टार्ट हुआ था पूरा मुद्दा, इसलिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो रीजंस यही है कि पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया 1990 में, सॉरी नॉट 2019 में प्रोटेस्ट किया और 2019 में प्रोटेस्ट के बाद धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बढ़ता रहा और फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इट स्प्रेड टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब पहले केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा था बढ़ रही है, लेकिन पूरी की पूरी कॉस्ट ऑफ लिविंग ही काफ़ी ज़्यादा थी। देन वेजेस बहुत कम थे एंड पेंशंस का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था। एक तो पेंशन बहुत कम थे, मिल रहे थे, इरेगुलर थे, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज वेरी हाई, वेजेस वर वेरी लेस, पेंशन वॉज वेरी लेस, लैक ऑफ एजुकेशनल राइट्स, प्रॉपर जो सोशल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, सोशल राइट्स होने चाहिए, जैसे कि एजुकेशनल राइट्स हो गए, पब्लिक हेल्थ सिस्टम था वो बहुत पुअर कंडीशन में था एंड क्रिपलिंग इनइक्वालिटी, जो डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा था। तो आई एम टेलिंग यू द रीजंस व्हाई द प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन चिली, क्यों हमारे यहाँ, क्यों चिली में ऐसी कंडीशन आई कि वहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग छेड़ी गई। उसके बाद रेफरेंडम किया गया, रेफरेंडम के बाद ये डिसाइड किया गया कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नई चुनी जाएगी और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। देखो, क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना यूपीएससी में तो आपसे यही कुछ पूछेंगे कि ये कुछ रीजंस पूछ सकते हैं और बेसिक उसका जो मैंने फैक्ट बताया कि वहाँ पे जो डिक्टेटर था उसका नाम था ऑगस्टो पिनोशो, उसका एक चार्टर था वो चल रहा था अभी तक, उसके चार्टर को ही अपोज किया गया लोगों द्वारा और कहा गया कि भैया अब ये ऑगस्टो पिनोशो का चार्टर नहीं काम करेगा, अब काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन नया। फिर उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी गया, बहुत जल्दी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट कर दिया गया। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिजेक्टेड बाय द न्यू रेफरेंडम। अगेन याद रखिएगा, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना वो भी रिजेक्ट कर दिया गया है आफ्टर द न्यू रेफरेंडम। तो रीजंस आप याद रखिएगा, क्या हुआ है ये याद रखिएगा, ठीक है ना। दीज टू थिंग्स यू शुड रिमेंबर, है ना, आप याद रखिएगा। ये आप देखो लिख रहा है, लिखा भी है ऑगस्टो पिनोशो, तो यहाँ ऑगस्टो पिनोशे का नाम याद रखेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो काफ़ी फैक्ट्स मैंने लिख दिए। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव हैड अ ग्रेटर फोकस ऑन सोशल राइट्स, इन्वायरमेंटल एंड जेंडर इक्वालिटी, है ना, जो कि एग्जिस्टिंग चार्टर में नहीं था ऑगस्टो पिनोशे के, लेकिन फिर भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। एंड ये कहा गया कि इट इज़ लैकिंग क्लैरिटी, इट इज़ टू लॉन्ग एंड इट वेंट टू फार इन सम ऑफ द मेजर्स, जिसमें कि जैसे वहाँ के जो इंडिजिनस राइट्स हैं वहाँ से हट करके अब ये प्लूरी नेशनल बनने की तरफ जा रहा था चिली, जिस कारण से काफ़ी इसके ऊपर भी सवाल उठाए गए। इट इज़ टू लॉन्ग, इट इज़ लैकिंग क्लैरिटी एंड इट वेंट टू फार एंड क्रिएटिंग चिली अ प्लूरी नेशनल स्टेट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि काफ़ी क्वेश्चनेबल थी एंड इसी कारण से कई सवाल उठाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। नए कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया गया 61% मेजॉरिटी के साथ, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट clarity regarding all these things. इंडिया बांग्लादेश की टाइज के बारे में राजीव भाटिया जी ने एक आर्टिकल लिखा है, तो बस देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले ऑथर ने 4 पॉइंट्स बताए कि 4 कौन कौन सी चीज़ें जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रबल क्रिएट करती हैं या कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो सबसे पहला ऑथर ने लिखा है कि वो है रोहिंग्या का, जो काफ़ी रोहिंग्याज हैं जो कि बांग्लादेश में सेटल हो रहे हैं। तो पहली चीज़ तो बांग्लादेश चाहती है कि इंडिया सपोर्ट करे बांग्लादेश को और इस रोहिंग्या क्राइसिस में रोहिंग्याज को म्यांमार भेजने में उनकी मदद करे, है ना। म्यांमार से ही आए थे क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो रोहिंग्याज हैं दे केम फ्रॉम द रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार, रखाइन स्टेट है वहाँ पे म्यांमार में, वहाँ से ये आए थे, है ना। तो दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी समस्या जो बांग्लादेश को है या दो मदद चाहता है बांग्लादेश इंडिया से, वो है रिगार्डिंग तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। तो तीस्ता का जो वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो अभी भी किसी भी एक एग्रीमेंट के फॉर्म में नहीं आया है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई तीस्ता के डिस्प्यूट में बांग्लादेश ज़रूर चाहता है कि इंडिया कोऑपरेट करे और
तीस्ता वाटर शेयरिंग के लिए एक एग्रीमेंट बनाए। तीसरा जो रीज़न है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो प्रॉब्लम्स या टेंशन्स क्रिएट कर सकता है वो है ढाका का बढ़ता हुआ प्यार टुवर्ड्स बीजिंग या चाइना की तरफ का ज़्यादा ही प्यार कर रहा है और इंडिया इस चीज़ से खुश नहीं रहता है ना। इंडिया इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद दैट एंड इंडिया ये भी चाहता है कि चाइना जो है वो अपनी नाक ना अड़ाए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। सो दैट इज़ द थर्ड पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू। एंड फोर्थ जो है शेख हसीना जी ने बताया है कि डिस्पाइट हर गवर्नमेंट सेक्युलर पॉलिसी कई इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिले हैं जो कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी जो है दे हैव फेस्ड सम डिस्क्रिमिनेशन। द हिंदू माइनॉरिटी इन बांग्लादेश फेस्ड सम डिस्क्रिमिनेशन, दे फेस सम इनइक्वालिटी एंड इश्यूज ऑफ वायलेंस एंड ऑल। सेफ्टी एक इशू है जो कि, तो ये 4 मुद्दे हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है इंडिया को और बांग्लादेश को। एंड ऑथर ने आप दूसरा बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आउटकम्स भी देखने को मिले हैं, मतलब कुछ चीज़ें हमने सही भी की हैं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में। जैसे कि सबसे पहले हम सिक्योरिटी में अगर हम बात करें तो हमने कोऑपरेट किया है फॉर काउंटर टेररिज्म, या बॉर्डर में जो क्राइम्स होते हैं या बॉर्डर मैनेजमेंट काफ़ी प्रॉपर हो गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच का। दैट इज़ द फर्स्ट गुड पॉइंट बिटवीन द टू। देन द टू साइड्स हैव कमिटेड देमसेल्फ फॉर द डेवलपमेंट पार्टनरशिप, जिसमें बहुत सारे हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को इन्हांस कर रहे हैं, ठीक है ना। देन थर्ड जो है सप्लाई चेन को रीबिल्ड करना। सप्लाई चेन रीबिल्ड करने के लिए हमने क्या किया है, हमने इसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने की कोशिश की है। वी हैव डिसाइडेड टू लॉन्च दिस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन 2022, जिसके द्वारा बांग्लादेश और इंडिया जो है एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वही है कि वी विल बी हैविंग गुड इकोनॉमिक टाइज, और 2026 तक की टाइज और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके अलावा हमने वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाने की जो बात की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोड, रेल और इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल शिपिंग लिंकेजेस, ये सब बढ़ाने की बात की। इससे सप्लाई चेन लिंकेजेस तो स्ट्रेंथन होगी ही होंगी, साथ ही जब आपकी कनेक्टिविटी रहेगी तो आपका इकोनॉमिक भी इंटीग्रेशन काफ़ी ईजिली हो जाएगा। तो इकोनॉमिक रिलेशन हमने बढ़ाना शुरू कर दिया और काफ़ी बढ़ते भी जा रहे हैं। वी हैव टच्ड हाई वाटर मार्क ऑफ $18 बिलियन ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज़, है ना, और दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और ज़्यादा ग्रो करने का। एंड इंडिया अब बांग्लादेश को कई चीज़ों में असिस्ट भी करता है, चाहे वो स्टार्टअप कल्चर हो, चाहे वो इनोवेशन कल्चर हो, चाहे वो बाकी के जो चीज़ें हैं वो भी हम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ मुद्दे थे जो पिछले हमने 4 पॉइंट पढ़े, उसमें ऑथर का कहना है कि रोहिंग्या वाले मुद्दे में इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकता। हम देखो ले तो सकते नहीं है रोहिंग्या उनको अपने यहाँ, लेकिन हाँ वी कैन डेफिनेटली आस्क म्यांमार गवर्नमेंट टू शो मोर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द रोहिंग्याज, है ना। म्यांमार गवर्नमेंट को ज़रूर हम बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा रोहिंग्याज के प्रति सेंसिटिविटी दिखाओ, ऐसा राजीव भाटिया जी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने बताया कि देखो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट भले ना सॉल्व हो पाए, लेकिन अभी रिसेंटली हमने कुशियारा रिवर, जो बराक रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है कुशियारा और सूरमा, जो जिसकी मैंने कल बात भी की थी, तो कुशियारा रिवर का एग्रीमेंट ज़रूर हमने बना लिया एंड वी हैव शेयर्ड दैट विद द बांग्लादेश गवर्नमेंट। ये काफ़ी एक ग्रीन पॉइंट है जो कि हमारे इसमें है। एंड दीज आर द थिंग्स विच वर देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके बाद द क्राइसिस ऑफ एप्पल फार्मर्स। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की जो हिमाचल प्रदेश के एप्पल फार्मर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में ऑथर ने डिस्कस किया है। सबसे पहले ऑथर ने बोला कि देखो 1970s 80s के टाइम में हिमाचल प्रदेश में जो एप्पल ग्रोअर्स थे उनको काफ़ी सपोर्ट दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट ने सपोर्ट कैसे दिया, एक तो मॉनेटरी सपोर्ट दिया, मॉनेटरी सपोर्ट तो दिया ही दिया, साथ ही सब्सिडी एंड ऑल ये सब। दूसरा लैंड प्रोवाइड किया था, है ना, लैंड प्रोवाइड किया था इन ऑर्डर टू डू दैट कल्टिवेशन एंड ऑल, ठीक है ना। अब ऑथर ने बोला कि देखो अभी जो है रीज़न जो है क्राइसिस का हिमाचल प्रदेश में वो दो रीज़न मेन है। द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ इंक्रीजिंग। जो सप्लाई साइड है जैसे कि इसमें फर्टिलाइज़र की कॉस्ट, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आप देखें तो 300% से ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है 1970-80s को कंपेयर करें तो, है ना। अब अगर आप ये देखेंगे कितना ज़्यादा प्राइस बढ़ने के बाद जो इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। अब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। दूसरी जो प्रॉब्लम ऑथर ने बताई है, सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज़ द इमीडिएट प्रॉब्लम, वो है जीएसटी। अभी आपको पता होगा कि जीएसटी जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है, पर कार्टन जो जीएसटी है वो 12% से बढ़ा करके 18% कर दिया गया है, ठीक है ना। 12% से इंक्रीज़ करके 18% कर दिया गया है। अब ऑथर ने बोला देखो क्या जीएसटी आप बढ़ाएंगे तो प्राइजेस बढ़ेंगे, लोग खरीद रहे नहीं है
है ना, द पीपल आर नॉट बाइंग दैट मच। इसके अलावा जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो घटती जा रही है। अब ऑथर ने कहा कि प्रोक्योरमेंट कॉस्ट घटने से क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं उनको अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जो मिलता भी उसमें से अब आप टैक्सेशन 18% लोगे तो हमको 18% टैक्स में जमा करना पड़ेगा, तो हम कमाएंगे क्या, वेयर कैन बी अर्न नाउ मनी, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने एक चीज़ और बहुत अच्छी बताई कि देखो जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में एक अंतर है कि जम्मू कश्मीर में एक मिनिमम कैप लगी हुई है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस इससे कम नहीं हो सकती, लेकिन वो कैप वाला फीचर है हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलता है। इस कारण से यहाँ पे एप्पल ग्रोअर्स की जो ट्रबल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप आपने कुछ सीखा होगा। द टीडीएस प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन, अब यहाँ पर मैंने कल भी आपको आर्टिकल बताया था, वही चीज़ें रिट्रेट कर रहा हूँ मैं। अब आपको पता होगा कि 1 सितंबर 2022 से ये नियम है कि जो भी अडॉप्शन रिलेटेड केसेस है उनका जो जजमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम लेंगे, है ना, डीएम साहब लेंगे, नॉट द कोर्ट्स एंड ऑल। जज के हाथ से नहीं रहेगा। अब देखो हुआ क्या, अब इसमें क्या दिक्कत आ गई कि ऑलरेडी कई केसेस 4-4 महीने 5-5 महीने 1-1 साल से पेंडिंग थे इन द कोर्ट्स। अब 1 सितंबर के बाद वो दोबारा ट्रांसफ़र हो गए डीएम के पास, है ना, क्योंकि 1 सितंबर से तो पेरेंट्स को क्या लग रहा है कि ऑलरेडी जो लेट चीज़ें चल रही थी दे विल गेट फर्दर डिलेड वंस दीज, क्योंकि अब तो भैया डीएम तो फ्रेश देखेगा ना उस केस को और दोबारा से देखना शुरू करेगा। तो दैट इज द थिंग विच जितने भी कोर्ट केसेस पेंडिंग थे वो सारे ट्रांसफर हो जाएंगे टुवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। हुआ ये क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट ने पास किया था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021, और मैंने आपको बताया था जिसने कि अमेंड किया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 वाज अमेंडेड वाया दिस 2021 अमेंडमेंट बिल, और इसमें पावर दे दी गई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दैट दे विल बी एबल टू इशू द अडॉप्शन ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 61 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो याद रखेगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 61 है जिसके अंतर्गत ये अडॉप्शन का ऑर्डर रिलीज होता है, बट नाउ दिस पावर इज विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपको ये पता लगाना है कि इंडिया में जो अडॉप्शन होता है वो किस लॉ के तहत होता है, तो याद रखिएगा अडॉप्शन इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय 2 लॉज। पहला है HAMA जिसको बोलते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, और दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 का है। बोथ द लॉज हैव देयर सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अडॉप्टिव पेरेंट्स, दोनों ही लॉ की सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द अडॉप्टिव पेरेंट्स। एंड जो लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर रजिस्टर करते हैं उनको कारा पोर्टल में जाना पड़ता है पहले, और कारा पोर्टल में रजिस्टर करने के बाद अडॉप्शन एजेंसी उनके यहाँ एक होम स्टडी रिपोर्ट करती है। आफ्टर इट फाइंड्स अ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अडॉप्शन, अ चाइल्ड इज डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन एंड इज रेफर्ड टू द एप्लीकेंट। अगर आपने मतलब जुवेनाइल जस्टिस के अंदर किया है, हामा यानी कि जो आपका हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है उसके अंदर एक दत्तक होम होता है, दत्तक होम सेरेमनी होती है जिसको अडॉप्शन डीड बोलते हैं, वो की जाती है। एंड कोर्ट ऑर्डर इज सफिशिएंट टू ऑब्टेन इररिवोकेबल अडॉप्शन राइट्स। तो हामा के अंदर दत्तक होम या कोर्ट ऑर्डर के जो ऑर्डर होता है उससे वो होता है। एंड बोथ बट देयर आर नो रूल्स फॉर मॉनिटरिंग अडॉप्शन, वेरीफाइंग सोर्स ऑफ चिल्ड्रन एंड डिटरमाइनिंग वेदर पेरेंट्स आर फिट टू अडॉप्ट और नॉट। हामा के अंदर ये ज़्यादा वेरिफिकेशन वाले जो रूल्स हैं वो नहीं है, ठीक है ना, दैट इज़ द थिंग। एंड अभी रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि इंडिया में जो लॉ बनता जा रहा है अडॉप्शन का वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। उसको कन्फ्यूजिंग से एक चाइल्ड सेंट्रिक, ऑप्शनल, इनेबलिंग एंड जेंडर जस्ट एक लॉ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ द थिंग विच ऑथर सेज शुड बी डन, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं बिहाइंड द पाकिस्तान F-16 डील, अ टेल ऑफ मैनी वीज। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने F-16 का जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, F-16 क्या है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, वो पाकिस्तान को देने की बात कही है। और नाउ दे हैव सेड कि हम उनको हेल्प करेंगे, स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ाएंगे, है ना, पाकिस्तान और इस्लामाबाद, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ, है ना। तो यहाँ F-16, अब देखो क्या है, ये न्यूज़ यहाँ पे भी नेक्स्ट पेज में भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इंडिया रेजेज ऑब्जेक्शन टू पाकिस्तान F-16 रीफिट। तो इंडिया जो है उसने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है और कहा है कि भैया ये जो आप रिलेशन बढ़ा रहे हो F-16 जो है वो F-16 इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करेंगे। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान का कहना है, या कहना चाहिए कि पाकिस्तान का कहना है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए F-16 का यूज़ करेंगे। इंडिया का कहना है कि F-16 का यूज़ वो इंडिया के अगेंस्ट करेंगे, ठीक है ना। और जो अमेरिका है उसका ये कहना है कि देखो ये हम कोई उनके साथ डील नहीं बना रहे हैं, कोई डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रेंथन
स्ट्रेंथन नहीं कर रहे, हालांकि हम अब केवल मेंटेनेंस पैकेज है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस पैकेज है और हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये काफ़ी बड़ा इशू है। इंडिया हालांकि और अच्छे एयरक्राफ्ट जो हैं वो अमेरिका से लेने वाला है, जिसको F-18 बोलते हैं, F-16 ले रहा है, मैं F-18 ले रहे हैं जो कि ज़्यादा बेटर है फंक्शनैलिटी में एंड उसकी क्वालिटी में, लेकिन इशू तो है कि F-16 तो आ रहा है ना पाकिस्तान में। इसके अलावा SCO के बारे में न्यूज़ में था, तो मैं आपको बता दूं SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान में इसमें 8 मेंबर से, लेकिन 9वां मेंबर ईरान जो है वो इसका मेंबर बनने वाला है ना। ईरान इज जस्ट टू बिकम द मेंबर, 9th मेंबर जो है बनने वाला है ना। इसके अलावा 10th मेंबर भी आपको बताना है, 10th मेंबर कौन बनेगा। सो वो दिस इज द क्वेश्चन टू यू। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है, बेसिकली एम गोल है इसका स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड गुड नेबरली रिलेशन, प्रमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन in politics, trade and economy, science, technology, energy, security, culture, education, transportation, tourism, environment protection, ये सारी fields में। then joint efforts to maintain and ensure peace and security and stability in the region, ठीक है ना। 2001 में इसका क्रिएशन हुआ SCO का। उसके पहले शंघाई 5 के नाम से जाने जाते थे, जिनमें 5 कंट्रीज थी, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। दो ये थे चाइना, रशिया, और इसके अलावा 3 स्थान्स थे, कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है ना। शंघाई 5 जो है 1996 में आया था एंड इसके बाद 2001 में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। उज़्बेकिस्तान आया 2001 में, तो 6वां मेंबर उज़्बेकिस्तान था। फिर 7वां और 8वां मेंबर इंडिया पाकिस्तान थे, 2017 में मेंबर बने, है ना। और ईरान का भी मेंबर बनने का 2021 में अनाउंस हो चुका है टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ, ईरान वुड बिकम अ फुल मेंबर ऑफ SCO। 2021 17 सितंबर को अनाउंस हुआ था, तो दैट इज अगेन नथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 8 मेंबर जो प्रेजेंटली फुल टाइम मेंबर्स हैं वो है इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है ना। इसके अलावा 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसका मतलब ऑब्जर्वर स्टेटस है, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया का। ईरान जो है फुल मेंबर बनने वाला है। और 6 कंट्रीज़ हैं, अज़रबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की एंड श्रीलंका, जिनका जो डायलॉग पार्टनर स्टेटस में है, ठीक है ना। हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल यानी कि HSC नाम की एक बॉडी है, हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल, HSC हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है SCO की, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं, एक तो आपका सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग में है, और दूसरा रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसको हम रैट्स बोलते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर या फिर रैट्स, जो कि ताशकंद में लोकेटेड है, ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू SCO। आई होप यू आर क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। अडॉप्ट TB पेशेंट ड्राइव फाइंड मित्राज। अब यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम है अडॉप्ट TB पेशेंट, जिसको निक्षय मित्र कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, निक्षय मित्र इनिशिएटिव, दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड, जिसमें कहा गया कि भैया कुछ निक्षय मित्राज रहेंगे जो कि TB पेशेंट्स को अडॉप्ट करेंगे और उनकी फिर देखभाल कम से कम 1 साल तक के लिए उनको करनी पड़ेगी। द प्रोग्राम वॉज ब्रॉट इन टू फिल द क्रिटिकल कम्युनिटी एलिमेंट इन टू द इंडियाज फाइट टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो TB को एलिमिनेट करने के लिए जो ड्राइव, उसमें कम्युनिटी का एलिमेंट इंक्लूड करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये प्रोग्राम किया था, अडॉप्ट TB पेशेंट प्रोग्राम। और 2025 तक हमारे यहाँ टारगेट है कि 2025 तक इंडिया को TB मुक्त भारत बनाया जाए, है ना। ट्यूबरकुलोसिस मुक्त भारत बनाने का अभियान जो है 2025 तक के लिए है, ठीक है ना। तो जो डोनर्स रहेंगे, जो लोग रहेंगे, दे विल इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कॉर्पोरेट्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टनर्स विलिंग टू अडॉप्ट द हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर इंडिविजुअल डोनर। तो अडॉप्ट TB पेशेंट का ऐसा नहीं कि उसको अपने घर में रखना है, यू हैव टू अडॉप्ट द हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर इंडिविजुअल, है ना। किसी एक व्यक्ति के लिए यू हैव टू अडॉप्ट द हेल्थ फैसिलिटीज़, उसकी जो भी दवाई हैं, जो भी उसके रिलेटेड चीज़ें 1 साल के लिए आपको करनी होगी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बर्डन ऑफ TB, ये भी आपको याद रखना है। 2025 तक हम चाहते हैं कि TB मुक्त हो जाए, एंड दैट दीज आर द फैक्ट्स विच आपको याद रखना है। अच्छा, स्टील्थ फ्रिगेट के लिए इंडिया में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। तो उसके अंतर्गत 3 अभी रिलीज़ हो चुके हैं फ्रिगेट्स, जो स्टील्थ फ्रिगेट है। उनमें से सबसे पहला जो था वो आपको बता दो नीलगिरी था, ठीक है ना। याद रखिएगा, द फर्स्ट अंडर दिस प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट वॉज नीलगिरी, जिसको कि याद रखिएगा। दूसरा था उदयगिरी, सेकेंड वॉज उदयगिरी, थर्ड इज तारागिरी। तो अगर आपसे कोई पूछे नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी क्या है, तो दे आर द नेम्स ऑफ द
द इंडियन स्टील्थ फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17A। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रहिएगा। आई होप यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चन। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।